घास का जादुई चॉकलेट केक। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में माहिरा नाम की एक औरत अपनी 2 बेटियां रानी और प्रिया के साथ रहती थी। माहिरा के पति का मृत्यु कुछ समय पहले किसी बीमारी के कारण हो गई थी। जब से माहिरा ही अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण एक केक की दुकान में केक बनाकर करती थी। तभी एक दिन माहिरा अपने मालकिन से कहती है, मेम साहब, आपके बताए हुए सारे केक मैंने तैयार कर दिए हैं, अब मैं चॉकलेट केक बना दूं? नहीं नहीं माहिरा, बस इतना ही केक चाहिए। चॉकलेट केक रहने दो। चॉकलेट केक की बिक्री अब कम हो गई है, अब से हम चॉकलेट केक कम बनाएंगे। धीरे धीरे माहिरा की मेम साहब का काम कम होने लगा था, जिस वजह से माहिरा भी कम केक बनाया करती थी। धीरे धीरे बेकरी का मुनाफा भी घटता जा रहा था और माहिरा की मेम साहब बेकरी बंद करने का फैसला कर लेती है। तभी एक दिन माहिरा की मेम साहब माहिरा से कहती है, देखो माहिरा, तुम तो जानती हो ना, अब बेकरी से मुझे बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हो रहा, इसलिए मैं अब यह बेकरी बंद कर रही हूँ। तुम 2-3 दिनों के अंदर कोई और काम देख लेना। ये सुनकर माहिरा उदास हो जाती है। बहुत मुश्किल से उसे इस बेकरी में काम मिला था, अब वह भी बंद हो गया। उस दिन माहिरा उदास होकर अपने घर लौटती है। अपनी माँ को उदास देखकर माहिरा की बेटी रानी पूछती है, क्या बात है माँ, आज आप बड़े परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? क्या बताऊँ बेटा, कितनी मुश्किल से तो मुझे ये नौकरी मिली थी, अब ये भी बंद हो रही है। पर क्यों माँ? बेटा, बेकरी का धंधा कम हो गया है, इसलिए मालकिन बेकरी बंद कर रही है। 2-3 दिनों में ही मालकिन बेकरी बंद कर देगी। हे भगवान, अब क्या होगा माँ? तुम टेंशन मत लो बेटा, मैं कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगी। माँ, हमें जल्दी ही कोई काम ढूंढना होगा और हमें प्रिया के स्कूल की फीस भी तो जमा करानी है ना, वो कब से बोल रही है। हाँ बेटी, मुझे याद है, मैं जल्दी ही कोई काम ढूंढती हूँ। रानी बहुत ही समझदार लड़की थी, वो अपनी माँ की हालात को समझती थी, इसलिए वो अपना पढ़ाई बीच में छोड़कर घर के कामों में लग गई ताकि वो अपनी माँ की कुछ मदद कर सके। अपनी माँ की नौकरी छूट जाने के बाद रानी और प्रिया बहुत ही परेशान हो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही माहिरा काम की तलाश में दूसरे बेकरी में काम पता करने के लिए जाती है और बेकरी के मालिक से कहती है, भाई साहब, आपके बेकरी में केक बनाने वालों की जगह खाली है क्या? वो क्या है ना, मुझे केक बनाने का बहुत सालों का तजुर्बा है, मैं आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे नहीं, हमारे यहाँ तो कोई नौकरी नहीं है। ठीक है भाई साहब। माहिरा पूरे दिन इधर उधर काम ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। फिर शाम को माहिरा अपनी मेम साहब की दुकान पर जाती है। माहिरा को देखकर उसकी मेम साहब कहती है, अच्छा हुआ माहिरा, तू आ गई, ये ले तुम्हारे पिछले महीने की सैलरी। तुझे कहीं और नौकरी मिली क्या? जी नहीं मेम साहब। माहिरा, ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर तू ही बता, मैं क्या करूं? मेरी तो दुकान चल ही नहीं रही है, तो क्या फायदा दुकान खोलकर। चल कोई बात नहीं, मैं तेरे काम के लिए कहीं और बात करती हूँ। उम्मीद है तुझे जल्दी ही कहीं कोई नौकरी मिल जाएगी। माहिरा अपनी सैलरी लेकर घर आती है और रानी को आवाज लगाती है, रानी बेटा, ये लो पैसे और इन पैसों से घर का राशन ले आना। बेटा, इस बार पैसे थोड़े सोच समझ कर खर्च करने पड़ेंगे। क्यों माँ, आपको कहीं कोई नौकरी नहीं मिली क्या? नहीं बेटा, मैंने हर जगह पता कर लिया, लेकिन मुझे कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। इतना बोलकर माहिरा अपने कमरे में सोने चली जाती है। रानी अपनी माँ की मजबूरी समझ रही थी, वह उन पैसों से थोड़ा बहुत घर का राशन ले आती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक माहिरा बहुत काम ढूंढती है, परंतु उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। फिर कुछ ही दिनों बाद प्रिया का जन्मदिन आने वाला था और वह आस लगाकर बैठी थी कि इस बार वो अपने जन्मदिन पर बड़ा सा चॉकलेट केक लाकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करेगी। तभी प्रिया अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा जन्मदिन आने वाला है और इस बार मैं अपने जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मेरे स्कूल की सारी फ्रेंड्स अपने जन्मदिन पर बड़ा सा चॉकलेट केक काटती है,
इस बार मुझे भी अपने जन्मदिन पर बड़ा सा चॉकलेट केक चाहिए। ठीक है बेटा, अगर मुझे कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल गई तो मैं तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट जरूर करूंगी। बहुत कोशिशों के बाद भी माहिरा को कहीं कोई काम नहीं मिलता। तभी माहिरा कहती है, हे भगवान, आज मेरी बेटी प्रिया का जन्मदिन है। मैं उसके अरमानों पर पानी नहीं फेरना चाहती। उसका कितना मन है कि वो अपने जन्मदिन पर बड़ा सा जादुई चॉकलेट केक खरीदे और अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करे, लेकिन केक खरीदने के लिए ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही कोई सामान। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? यही सब सोचकर माहिरा बहुत दुखी हो रही थी। तभी उसके सामने एक घायल पक्षी आकर गिरती है। पक्षी को घायल देखकर माहिरा कहती है, अरे ये पंछी तो घायल है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। माहिरा उस पंछी को उठाती है और तालाब के पानी से उस पंछी के जख्म को साफ करती है। तभी वो चिड़िया एक सुंदर परी में बदल जाती है, जिसे देखकर माहिरा चौंक जाती है और वह सुंदर परी माहिरा से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तूने मेरी जान बचा ली, वरना आज मुझे दुष्ट जादूगरनी तो मार ही डालती। अरे तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक परी हूँ। अक्सर मैं पृथ्वी लोक पर घूमने आया करती हूँ, क्योंकि मुझे पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत अच्छा लगता है। परंतु एक जादूगरनी मेरे पीछे पड़ गई थी और वह मुझसे मेरी जादुई छड़ी हथियाने की कोशिश करने लगी। इसलिए मैं अपना रूप बदल ली और घायल अवस्था में यहाँ गिर पड़ी। लेकिन शुक्र है, वक्त रहते तुमने मेरी जान बचा ली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं परी जी, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर माहिरा वहाँ से जाने लगती है। तभी परी बोलती है, सुनो, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? तुम मुझे कुछ उदास सी लग रही हो। अगर तुम चाहो तो तुम अपनी परेशानी मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। क्या सच में परी जी? परी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी 2 बेटियों के साथ रहती हूँ और मेरे हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मैं बेकरी पर काम करके जैसे तैसे अपना घर चलाया करती थी, परंतु वहाँ से अब मेरा काम भी छूट गया। मैं बहुत जगह काम की तलाश की, लेकिन मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला। मेरी छोटी बेटी प्रिया का जन्मदिन है और वो अपना जन्मदिन पर चॉकलेट वाला केक काटना चाहती है, परंतु मेरे पास चॉकलेट वाला केक खरीदने या बनाने के लिए पैसे तक नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अगर मैं खाली हाथ घर जाऊंगी तो मेरी बेटी बहुत मायूस हो जाएगी। बस इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो? मैं तुम्हारी समस्याओं का अभी निवारण कर देती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से एक बहुत ही बड़ा घास का जादुई चॉकलेट केक प्रकट करती है और वह केक माहिरा को देते हुए कहती है, माहिरा, मैं तुम्हें एक जादुई घास का चॉकलेट केक देती हूँ। और हाँ, ये कोई मामूली केक नहीं है, बल्कि ये एक जादुई चॉकलेट केक है। वो कैसे परी जी? वो इसलिए कि तुम इस केक से जो कुछ भी मांगना चाहोगी वो मांग सकती हो। तुम इसके आगे जो कुछ भी अपनी इच्छा जाहिर करोगी, ये जादुई घास का केक तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। और हाँ, ये केक ना तो कभी खत्म होगा और ना ही कभी खराब होगा। अब जाओ और अपनी बेटी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। मैं आपको बता नहीं सकती कि आपने आज मेरी कितनी बड़ी मदद की है। आज आपने मेरा सारा बोझ हल्का कर दिया। माहिरा उस केक को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। माहिरा के हाथों में चॉकलेट का जादुई केक देखकर प्रिया बहुत खुश होती है। अरे वाह, मम्मी आ गई। अब तो मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करूंगी। अब तो मैं चॉकलेट वाला केक काटूंगी। प्रिया बहुत खुश थी। वो काफी देर से अपनी माँ के लौटने का इंतजार कर रही थी। तभी रानी अपनी माँ से कहती है, माँ, प्रिया सुबह से आपका इंतजार कर रही थी कि आप आओगी और इसका जन्मदिन मनाओगी। कोई बात नहीं बेटा, अब चिंता की कोई बात नहीं। अब मैं अपनी बेटी प्रिया का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगी। वो कैसे माँ? क्या आपको नौकरी मिल गई?
फिर माहिरा अपनी बेटी रानी को सारी बातें बताती है। अपनी माँ की बातें सुनकर रानी कहती है, अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो एक बार इस केक को आजमा कर देखते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी। प्रिया बेटी, तुम बताओ, तुम्हें अपने जन्मदिन पर मुझसे क्या गिफ्ट चाहिए? माँ, मुझे एक बहुत ही सुंदर सा गाउन चाहिए जो कि मैं केक काटते वक्त पहन सकूं। ठीक है बेटा। जिसके बाद माहिरा जादुई घास के चॉकलेट केक के सामने गाउन की इच्छा जाहिर करती है। माहिरा की इच्छा जाहिर करते ही जादुई घास के चॉकलेट केक में से बहुत ही खूबसूरत गाउन प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर तीनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती है। तभी प्रिया अपनी माँ से बोलती है, अरे माँ, ये गाउन तो कितना सुंदर है। आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ, मैं फटाफट से ये गाउन पहनकर तैयार हो जाती हूँ और अपने सभी दोस्तों को बुलाकर लाती हूँ। प्रिया खुशी खुशी अपने सभी दोस्तों को बुलाने चली जाती है। तभी रानी अपनी माँ से कहती है, तो क्यों ना इस केक से कहो कि हमारे घर को अच्छे से डेकोरेट कर दे। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। उसके बाद माहिरा घास के जादुई चॉकलेट केक से अपने घर को सजाने के लिए कहती है। तभी माहिरा का पूरा घर चमक उठता है और फिर सभी लोग धूमधाम से प्रिया का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। अगले दिन प्रिया अपनी माँ से कहती है, माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जन्मदिन इतने अच्छे तरीके से मनाने के लिए। माँ, अब तो हमारे पास घास का जादुई चॉकलेट केक है। अब तो हमें काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब हमें कुछ भी चाहिए हो तो हम जादुई चॉकलेट केक से मांग सकते हैं। नहीं प्रिया, ये ठीक नहीं है। माना कि परी ने हमें घास का जादुई चॉकलेट केक दिया है, परंतु इसका हम गलत उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसे हमें अपना रोजगार बनाना चाहिए और इस घास का जादुई चॉकलेट केक से मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए, है ना माँ? बिल्कुल सही कह रही हो रानी। अब मैं इस घास के जादुई चॉकलेट केक से बहुत सारे चॉकलेट केक मांगकर बेचा करूँगी। केक बेचकर हमें जो भी पैसे मिलेंगे उसी से हम अपना खर्चा चलाएंगे। अगले दिन माहिरा घास के जादुई चॉकलेट केक से बहुत सारे चॉकलेट केक मांगकर उन्हें बाजार में सस्ते दामों पर बेचने लगती है। उसके केक इतने स्वादिष्ट होते हैं कि तुरंत ही उसके सारे केक बिक जाते हैं, जिससे माहिरा की बहुत अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इसी तरह धीरे धीरे माहिरा चॉकलेट केक बेचकर बहुत अमीर हो जाती है और फिर वो अपना बहुत बड़ा चॉकलेट वाला केक का बेकरी के नाम से दुकान खोलती है और बहुत ही अमीर हो जाती है। अब वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। जादुई पायल और लाल फ्रॉक का जादू। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में वृंदा अपनी माँ अमृता के साथ रहती थी। वृंदा जब बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद तो मानो अमृता के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन अमृता ने किसी तरह से अपने आप को संभाला। मुझे इस तरह से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरी इस मासूम सी बच्ची का क्या होगा? नहीं नहीं, मैं अपने साथ अपनी बेटी की जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। मुझे अपनी बेटी को दुनिया के हर दुख से बचाना है। यह सोचकर अमृता काम की तलाश में निकल जाती है। किसी तरह से उसे एक जगह घरों में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है और वह उसी से किसी तरह से अपना गुजारा किया करती है। वृंदा बचपन से ही बहुत ही अच्छी और संस्कारी थी। उसका चंचल स्वभाव हर किसी का दिल जीत लेता था, इसलिए गांव में हर कोई उसे बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही कई साल बीत गए। वृंदा अब बड़ी हो गई थी और अमृता बेबसी और समय की मार से अपने उम्र से पहले ही बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन अमृता जब काम से शाम को घर आई तो वृंदा अपनी माँ से बोलती है, माँ, आपको पता है आज मेरी सहेली प्रिया की शादी है और मैं आज वहीं गई थी। अरे वाह, आखिर क्या सब खाया मेरी बेटी ने वहाँ? मैंने वहाँ बहुत कुछ खाया माँ। मैंने वहाँ बड़ी वाली आइसक्रीम भी खाई और भी बहुत कुछ खाया। वैसे माँ, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो बेटा, क्या हुआ?
माँ, क्या लड़कियों की शादी करनी जरूरी है क्या? आखिर क्यों लोग बेटियों को शादी करके दूसरे घर भेज देते हैं? क्या बेटी माँ बाप के लिए बोझ होती है जो उसकी शादी करके उसे पराये घर भेज दिया जाता है? ये तुझसे किसने कहा कि बेटियाँ बोझ होती है? अरे बेटियाँ तो घर की लक्ष्मी होती है, पर उनकी शादी करना हर माँ बाप का फर्ज होता है और इसे पूरा करना ही दुनिया का दस्तूर है। तो क्या आप मेरी भी शादी करा दोगी माँ? हाँ बेटी, बस यही सपने लेके तो मैं अब तक जीती आ रही हूँ कि एक बार तेरे भी हाथ पीले हो जाए और तू खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाए, फिर मैं भी सुकून से तेरे बाबा के पास चली जाऊंगी। ऐसा मत कहो माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा बाबा, नहीं बोल रही, अब जाकर सो जा। तेरे सपनों का राजकुमार सपनों में तेरा इंतजार कर रहा होगा। ओफो माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मुझसे मजाक मत किया करो। अच्छा बाबा ठीक है, जा सो जा मेरा बच्चा। और फिर वृंदा एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सो जाती है, लेकिन उसकी माँ के आँखों में नींद कहाँ थी। काश आप जिंदा होते जी, आप होते तो अब तक मेरी बेटी के भी हाथ पीले हो जाते। शादी की उम्र हो गई है बेटी की, पर ये बूढ़ी और लाचार माँ कुछ नहीं कर पा रही है आपके बिना। आप हमें अकेला छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चले गए? अब कैसे मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढूंगी? अमृता अपनी बेटी वृंदा की चिंता में सोचते सोचते सो जाती है। अगले दिन, अरे ओ अमृता, कब से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है, जल्दी बाहर आ। क्या हुआ काकी, इतनी सुबह सुबह? सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं है, लेकिन तू हाँ कहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। काकी आप क्या बोल रही हो, मैं कुछ समझी नहीं। अभी समझाती हूँ। ऐसी खबर लाई हूँ जिसे सुनकर तू भी खुशी से झूम उठेगी। अरे वो मेरा बेटा राजीव है ना, वो विलायत से लौट आया है। क्या? सच में? बहुत भला बच्चा है, महान हो आप काकी। आपने विलायत भेजकर भी अपने बच्चों में हमारे गांव की संस्कृति बरकरार रखी है। मैं अभी वृंदा को ये बताकर आती हूँ। वृंदा ये सुनेगी तो खुशी से झूम उठेगी। आखिर दोनों की बचपन की इतनी गहरी दोस्ती जो है। अरे पगली, जिंदगी भर क्या दोनों दोस्ती ही निभाते रहेंगे? अब तो बस तू शादी की तैयारी कर, क्योंकि अपने राजीव को तुम्हारी बिटिया वृंदा बहुत ही ज्यादा पसंद है और उसकी अब विलायत की डॉक्टरी की पढ़ाई भी पूरी हो गई है। अब से वो यही गांव में रहकर गांव वालों की सेवा करना चाहता है। यह सुनकर अमृता के आंखों से आंसू निकलने लगे। अब क्या हुआ तुझे? अब तो किस लिए रो रही है? काकी, आप आज सच में मेरे घर भगवान बनकर आई हो। राजीव बहुत भला बच्चा है और आप एक देवी जैसी माँ हो। आपके घर में जाकर मेरी बेटी के तो भाग्य ही खुल जाएंगे। और ये आंसू तो खुशी के आंसू है काकी। काकी आप यही रुको, मैं मुंह मीठा कराने के लिए अभी शक्कर लेकर आती हूँ। यह खबर ने तो जैसे मानो अमृता की बूढ़ी हड्डियों में जैसे नई जान ला दी थी। उसने जब से यह सुना, खुशी से उसके पैर जमीन पर ही नहीं रुक रहे थे। वह खुशी खुशी काम पर चली जाती है। अमृता आज इतनी खुश थी कि उसे होश ही नहीं रहा और गलती से उसके हाथ से एक कांच का गिलास छूट जाता है और गिरकर टूट जाता है। अमृता, ये क्या किया तूने? मेरा इतना महंगा कांच का गिलास तोड़ दिया। लगता है अब तेरा दिल काम करने में नहीं लग रहा। अब तेरी आराम करने की उम्र हो रही है। चल अब तो घर जा और घर में आराम कर, समझ गई? निकल अब यहाँ से। ऐसा मत कहिए मालकिन, इस बूढ़ी माँ पर रहम खाइए। अगले ही महीने मेरी बेटी की शादी होने वाली है। इस समय मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे अभी अब कहाँ काम मिलेगा? कृपया मुझे काम से मत निकालिए मालकिन। मैंने तुम्हारे इन सब का ठेका नहीं ले रखा है। मैं तुम्हें अब काम पर नहीं रख सकती। इतना बोलकर मालकिन ने अमृता को काम से निकाल दिया। निराश मन से अमृता घर की तरफ निकल गई। घर पहुंचकर वह उदास मन से आंगन में बैठ गई।
हे भगवान, यह कैसी परीक्षा है मेरी। जब सब कुछ अच्छा होने वाला होता है तभी आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। अब मेरी बेटी का ब्याह कैसे होगा। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं और ना ही काम है। अब मैं अपनी बेटी के लिए लहंगे और जेवर कैसे खरीदूंगी। अमृता ये सोच ही रही थी कि तभी उसे बाहर से तेज तेज पायल की छन छन की आवाज सुनाई देती है। अमृता को लगा शायद उसकी बेटी वृंदा आ रही है। वृंदा, बेटी वृंदा। कोई जवाब नहीं मिलने पर अमृता उठकर पायल की आवाज की तरफ गई। तभी उसने देखा कि एक चमचमाती पायल पेड़ से लटक रही है और हवा की वजह से उसमें से छन छन की आवाज आ रही है। अमृता ने उस पायल को वहाँ से उठा लिया। ये पायल, ये यहाँ क्यों लटक रही है। अमृता उस पायल को लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है और उसे घर में रख देती है। थोड़ी देर में उधर से वृंदा भी आ जाती है। अमृता पायल का ख्याल भूलकर उसके लिए खाना बनाने में लग जाती है। वृंदा ने देखा कि उसकी माँ अमृता बहुत ही परेशान दिखाई दे रही है। माँ, आप इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटी, वो क्या है ना, अब तू तो चली जाएगी ना, बस इसलिए थोड़ा दुख हो रहा है। माँ, अगर ऐसी बात है तो आप मना कर दो। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो बस आपके साथ रहना है। अरे मैं कहाँ तुझसे दूर रहूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे दिल में रहूंगी। अच्छा सुन बेटी, तुम्हारे लिए एक तोहफा है, लेकिन वो तोहफा मैं तुम्हें कल सुबह दूंगी। चल अब खाना खाकर सो जा। खाना खाकर वृंदा सो जाती है। वृंदा के सोने के बाद अमृता उस पायल को लेकर अपनी बेटी के पैरों में पहना देती है। ये पायल मेरी बेटी के पैरों में कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ। मैं तो अपनी बेटी की शादी में ना तो उसके लिए एक जोड़ी पायल ही बनवा पा रही हूँ, ना ही एक बढ़िया सा फ्रॉक ले पा रही हूँ। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? आखिर कौन मुझ लाचार को इस समय काम देगा? कैसे करूँगी मैं ये सब? अमृता ये सोच ही रही थी, तभी अचानक से वो पायल चमकने लगी और पूरा कमरा सुनहरे रोशनी से भर गया। रोशनी जब खत्म हुआ तब उसने देखा उसका बूढ़ा शरीर एकदम तंदुरुस्त और जवान हो गया। अमृता ने जब अपने कमरे में नजरें घुमाई तो वो हैरान रह गई। हे भगवान, यह आपकी कैसी महिमा है। ये खूबसूरत सा लाल फ्रॉक और ये पायल और इतने सारे शादी के सामान मेरे घर में कैसे आ गए? अमृता को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर यह सब कैसे हो गया। यह सारा कुछ कहीं इस पायल की वजह से तो नहीं? हाँ, मुझे लगता है यह जादुई पायल के जादू से ही हुआ है। इसमें से ही अचानक एक रोशनी आई और उसने हमारी जिंदगी को बदल कर रख दी। मैं भी बूढ़ी से जवान और तंदुरुस्त हो गई, वरना इस उम्र में इतनी ताकत का अनुभव मैं नहीं कर सकती थी। अब तो मैं कोई भी काम बहुत ही आसानी से कर सकती हूँ। ये सब इस जादुई पायल के जादू से ही हुआ है। लेकिन वृंदा अगर सुबह उठी और उसने मुझसे इन सब के बारे में पूछा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? अमृता थोड़ी देर तक यही सब सोच रही थी और फिर सो गई। अगले दिन जब वृंदा अपनी नींद से जगी तब उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लाल फ्रॉक और पायल रखा हुआ है और उसका पूरा घर बहुत ही कीमती चीजों से भरा हुआ है। उसके पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वृंदा घर से बाहर निकली और उसने देखा कि उसकी माँ अमृता बहुत ही खूबसूरत और जवान लग रही है। माँ, क्या यही मेरा तोहफा है जो आपने मुझसे कहा था कि मैं तुझे सुबह दूंगी? वृंदा दौड़कर अपनी माँ के पास गई और उसे गले से लगा लिया। लेकिन अमृता वृंदा को उस पायल के बारे में कुछ नहीं बताती है। घर में तो इतने अच्छे अच्छे लहंगे और पायल रखे हुए हैं, फिर ये एक पायल मेरे पैर में क्या कर रहा है?
मैं तो दूसरे वाला पायल पहनने जा रही हूँ। ये पायल मुझे नहीं अच्छी लग रही है। पायल तो दोनों पैरों में ही अच्छी लगती है। बेटी रुको, उस पायल को मत निकालो, उसे ऐसे ही रहने दो। तब तक तो वृंदा अपने पैर से उस पायल को निकालकर फेंक देती है। पायल एक गरीब लड़की के पास जा गिरता है। उस गरीब लड़की ने उस पायल को उठाया और अपने पैरों में पहन लिया। यह देखकर अमृता ने मन ही मन सोचा, धन्य है ये जादुई पायल। मेरी सारी गरीबी और समस्या को मिटाकर यह अब इस गरीब लड़की की सहायता करने इसके पास चला गया। खैर यह भी अच्छा ही हुआ। अमृता उस गरीब लड़की के लिए बहुत ही खुश होती है। अब अमृता के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसने बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी वृंदा की शादी राजीव के साथ कर दी और सभी हंसी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।